नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का द श्रेयांश निगम वे में। दोस्तों आज निफ्टी की बात करूँगा मैं और एक एनालिसिस लेके आया हूँ एफआईआई एंड डीआई ट्रेडिंग एक्टिविटी की। तो उसके बेसिस पे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या ये मार्केट का लाइक जैसे देखो जब भी मार्केट गिरने लगता है एक तो पता नहीं कौन लोग हैं जो बात करने लग जाते हैं कि टॉप लग चुका है, टॉप लग चुका है, टॉप लग चुका है। अरे भाई एक बार वो सही हो जाएँगे तो उस बार वो उछलने लग जाएँगे। ठीक है, ख़ैर ये सब चीज़ें इससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहना मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई मार्केट का क्या टॉप लग चुका है, भाई किसी को नहीं पता। ठीक है, सच ये है कि किसी को नहीं पता बट एनालिसिस हम कर सकते हैं, हम एक बात की कह सकते हैं कि हाँ, प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है? अगर ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी होगी इस बात की कि टॉप लग चुका है, तो फिर वहाँ पे एग्ज़िट करना बेटर रहेगा। अगर प्रोबेबिलिटी कम है इस बात की, तो फिर एग्ज़िट नहीं करना चाहिए। देखो मार्केट जो है वो खेल है प्रोबेबिलिटीज़ का और आप यहाँ पे अपनी जीतने की चांसेस को मैक्सिमम ज़रूर कर सकते हो बट 100% नहीं कर सकते हो। तो इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हो, इस डिस्क्लेमर को अगर आप सही से समझ पाते हो, सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, इसको समझना भी है, इस चीज़ को समझना भी है, जो-जो चीज़ें मैंने इसमें जो-जो बातें लिखी हुई हैं। हर उन बातों को उन सारी बातों को अगर आप समझ पाते हो तो स्टॉक मार्केट आपके लिए है। दोस्तों अब देखो यहाँ पे निफ्टी जो हाई लगाया था वो लगाया था 15,431 का। आज के दिन का जो लो है वो है 15,078 का। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर कोई कहना चाहे तो आपको 300 साढ़े 300 पॉइंट का आपको करेक्शन दिख चुका है टॉप से। ठीक है, निफ्टी के अंदर और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक जैसे निफ्टी में इससे पहले अभी तक जो करेक्शंस आते थे, वो ज़्यादातर ऐसे आते थे, एक बड़ी रेड कैंडल बन के आते थे, ठीक है? जो लास्ट टाइम हमने बात भी की थी जब मैं लास्ट टाइम आपके साथ वीडियो बनाई थी मैंने, तो मैं ज़्यादातर इसी चीज़ की बात कर रहा था कि देखो जो मेजर जो करेक्शंस आ रहे हैं, वो ऐसे ही आ रहे हैं कि एक बड़ी रेड कैंडल बन रही है, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें होती थी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे कोई बहुत ऐसा 1 मिनट दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो तीनों की तीनों छोटी कैंडल्स बनी है, तीनों की तीनों रेड कैंडल छोटी कैंडल्स बनी है। अच्छा एक चीज़ और है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ वो चीज़ ये है कि निफ्टी गिरा है तो ऐसे नहीं गिरा है, निफ्टी ने सिग्नल देके गिरा है। यहाँ पे देखो 15 मिनट के चार्ट पे मैंने आपके लिए निकाल के रखा है इसको और इसको कल मैं डिस्कशन कर रहा था अपने एक स्टूडेंट के साथ, संदीप जी नाम है उनका। उनके साथ मैं डिस्कशन कर रहा था तब ये बात निकल के आई थी, नहीं तो मैं ये चीज़ मुझसे भी मिस हुई थी लाइव मार्केट में। तो देखो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप चार्ट देखते हो आपको क्लियर होती हैं और लाइव मार्केट में आप उस डायरेक्शन में सोचते नहीं हो, ठीक है? या वो चीज़ आप देख नहीं पाते हो। तो देखो 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी में अगर ये 3 कैंडल्स जो बनी है, ये ग्रीन छोटी रेड और ये इन 3 कैंडल्स की अगर आप बात करो तो ये है दोस्तों इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार पैटर्न जो है उसकी साइकोलॉजी क्या होती है उसको समझने वाली बात है। देखो गैप अप होने के बाद ठीक है, ये 15 मिनट के चार्ट पे गैप अप होने के बाद पहली कैंडल एक बड़ी ग्रीन बनती है। इस कैंडल की साइकोलॉजी ये है कि इसका मतलब है मार्केट में जो बुल्स हैं वो मार्केट को और भी ऊपर खींच के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दूसरी कैंडल है वो एक बहुत छोटी-सी कैंडल बनती है, एक डोज़ी टाइप की कैंडल बनती है, थोड़े से विक्स हैं उसमें, लेकिन कुल मिला के काफ़ी छोटी कैंडल है। तो इसका क्या मतलब है, ये अब एक मतलब शक की निगाह वाली कैंडल है। ठीक है कि जैसे ना किसी चीज़ पे हम शक कर रहे हैं, तो मतलब निफ्टी की जो प्रीवियस बुल कैंडल थी, अब उस कैंडल पे शक होने लग गया है यहाँ पे लोगों को। क्यों शक होने लग गया है? क्योंकि अब उनका कहना ये है कि अगर निफ्टी में इतनी ज़्यादा बाइंग आ रही थी या इतनी ताकत थी निफ्टी के अंदर, तो अब यहाँ पे छोटी कैंडल बनने का वो भी रेड या ग्रीन अब इसके कलर से मतलब नहीं है, बस मतलब ये है कि छोटी बननी चाहिए, ठीक है? कलर से इतना कोई मतलब नहीं है, ग्रीन भी हो सकती थी ये, सेकंड कैंडल जो है बट मतलब ये है कि छोटी बननी चाहिए। तो स्मॉल कैंडल अगर बन रही है तो इसका कहीं न कहीं मतलब ये है कि अब जो बेयर्स हैं वो भी बुल्स को बराबर की टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और ये जो तीसरी कैंडल है, जो थर्ड कैंडल है इसको कन्फर्मेशन कैंडल भी कहा जाता है इवनिंग स्टार पैटर्न का। ये कैंडल फर्स्ट कैंडल के मिडल के नीचे जानी चाहिए। ये कंडीशन होती है इवनिंग स्टार पैटर्न की कि जो फर्स्ट बुलिश कैंडल बनी है, उसके जैसे बीच का ये लेवल है, ठीक है? मान मान लो इसके बीच का एवरेज का लेवल आप कैलकुलेट करो लेकिन मैं लगभग एक आइडिया दे रहा हूँ कि मान लो 15,400 का लेवल है, तो ये कैंडल 15,400 के नीचे क्लोज़ करनी चाहिए तीसरी वाली। अब ये अगर 15,400 के नीचे क्लोज़ करती है तो ये एक कन्फर्मेशन है आपके लिए कि यहाँ पे इवनिंग स्टार आपका जो पैटर्न है वो फॉर्म हो चुका है, अब ये एक्टिवेट होगा ये इस लो के नीचे, थर्ड कैंडल के लो के नीचे या कुछ लोग इसके लो के नीचे करते हैं फर्स्ट के नीचे। मैं करता हूँ इसको थर्ड कैंडल के लो के नीचे, तो इसका जो लो है वो है 15,381 का। 15,381 के नीचे आपको सेल करना था। स्टॉप लॉस लगेगा इस हाई का यानी इस सेकंड कैंडल के हाई का बनेगा 431 का। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस था आपका और देखो ये स्टॉप लॉस लेके अगर किसी ने ट्रेड किया होता तो अच्छा खासा उसको ट्रेड मिला है। हालाँकि ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न है दोस्तों आज इसका टारगेट डन हो गया है। अगर 3:1 का भी टारगेट लेके कोई चलता है तो इसका टारगेट लगभग बनता है 15,150 तक का।
वो टारगेट इसका आज डन हो गया और मार्केट उसके भी नीचे क्लोज किया है। तो सबसे पहले तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि मार्केट अगर आया है तो ऐसे नहीं आया है। अब लेकिन देखो चार्ट को बैक डेट में चार्ट को देख के इन चीज़ों को बोलना काफ़ी आसान हो जाता है, और मैंने भी इस टाइम पे सेल नहीं किया। उसका रीज़न ये था कि मार्केट का अगर ट्रेंड अप साइड का है तो एक पोजिशनल शॉर्ट वहाँ पे कभी भी ओपन नहीं करनी चाहिए। उसका रीज़न ये होता है दोस्तों कि अगर मार्केट में करेक्शन आता भी है तो वो करेक्शन काफ़ी छोटा हो सकता है, स्पेशली क्योंकि बुल मार्केट्स के जो करेक्शंस होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं और काफ़ी छोटे होते हैं। छोटे इन द सेंस मूवमेंट के टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे इन द सेंस में बात कर रहा हूँ टाइम ड्यूरेशन के। तो वहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होना पड़ता है, और एक्सपर्ट होने के साथ साथ आपको रिस्क भी लेना आना चाहिए, और मैं उतना रिस्क अभी लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अपर साइड में अगर पैसा बन सकता है आराम से तो ज़्यादा अननेसेसरी रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। अब बात करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे कि कहाँ तक नीचे आ सकता है। पर उससे पहले मैं आपको एफआईआई और डीआई की ट्रेडिंग एक्टिविटी दोस्तों पिछले कुछ महीने की दिखाना चाहूँगा। ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, ठीक है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाके आप ये देख सकते हो। हालांकि मेरी एक वीडियो भी है एफआईआई और डीआई, चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो डेटा है मैं उसकी बात करने वाला हूँ। देखो ये पिछले कुछ महीनों का डेटा है, जो इन्होंने नेट भी निकाला हुआ है मनी कंट्रोल ने आपके लिए। हालांकि अगर आप एक्सेल पे कर रहे हो इस काम को, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ वीडियो में, तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन आप अगर कोई एक्सेल पे नहीं कर रहे हो, उसके पास टाइम नहीं है, तो वो यहाँ से भी देख सकता है मनी कंट्रोल की साइट से। तो देखो एकदम बॉटम पे आप स्क्रॉल डाउन कर जाना, मनी कंट्रोल की साइट खोलना, एफआईआई डीआई ट्रेडिंग एक्टिविटी खोलना, एकदम बॉटम पे आ जाना। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मंथ वाइज दिखेगा कि ये अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये नंबर्स, ये जो ग्रीन और रेड में ये नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये नंबर्स जो नेट परचेज सेल्स के हैं वो इंपॉर्टेंट है। एफआईआई और डीआईआई दोनों के इंपॉर्टेंट है, एफआईआई के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बात करेंगे क्यों। दोस्तों देखो एफआईआई की अगर आप बात करोगे तो एफआईआई ने जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी के मंथ्स में नेट बाइंग की है मार्केट के अंदर। जबकि अगर डीआईआई की बात करोगे तो उन्होंने यहाँ पे जुलाई अगस्त, ठीक है, जुलाई और अगस्त में उन्होंने सेलिंग कर रखी है। अक्टूबर नवंबर, मतलब एक तरीके से आप देख रहे हो ना, जिन महीनों में एफआईआई ने बाइंग की है उन महीनों में डीआईआई ने सेलिंग की है, और एक जो मंथ है जिसमें एफआईआई ने सेलिंग करी है बड़ी है, उसमें डीआईआई ने एक छोटी सी बाइंग करी है, ठीक है। और देखो इससे हमें क्या पता चलता है, सबसे बड़ी बात जो आपको पता चलती है, और इवन अगर आज का भी डेटा आप देखोगे, इसमें आ रहा है, आज का डेटा नहीं आ रहा है, हाँ आज का डेटा ये देखो, आज का जो डेटा है वो है ये तो इस महीने का डेटा है, ठीक है, फरवरी के महीने का डेटा है। एफआईआई की ये देखो नेट बाइंग है, उसके सामने डीआईआई की नेट सेलिंग है, ठीक है। और आज का डेटा देखोगे तो 900 करोड़ की बाइंग है एफआईआई की और 1217 करोड़ की सेलिंग है। तो कुल मिला के जो आज मार्केट में सेलिंग आपको देखने को मिली है वो डीआईआई की तरफ से थी, ठीक है। तो अब देखो इससे हमें पता क्या चलता है, सबसे बड़ी बात ये पता चलती है कि एफआईआई लगातार पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं बाजार में, और डीआईआई यहाँ पे लगातार पैसे निकाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये पैसे डीआईआई नहीं निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी ये साउंड नहीं करना चाहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो बेवकूफ़ हैं। नहीं, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, बट दोस्तों उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। लिमिटेशंस डीआईआई के ऊपर क्या हो सकती हैं कि मान लो कुछ अगर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हैं या कोई ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पे पब्लिक जो है वो रिडेम्पशन कर सकती है कभी भी उस फंड का, ठीक है। अब हर फंड ऐसा नहीं होता है जिसमें लॉक इन पीरियड होता है, और मैक्सिमम लोग लॉक इन पीरियड वाले फंड्स पे जाते भी नहीं है, जाना पसंद भी नहीं करते हैं। तो मैक्सिमम लोग अगर यहाँ पे रिडम्पशंस कर रहे हैं, जैसे कि एक न्यूज़ भी आई थी कि बहुत ज़्यादा एसआईपी के अंदर रिडम्पशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से डीआईआईज़ को यहाँ पे सेलिंग करनी पड़ रही है। तो देखो अगर डीआईआईज़ बाइंग कर रहे हैं तो असल में ज़रूरी नहीं है कि वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बाइंग करना वहाँ पे चाह रहे हैं, या जो फंड मैनेजर है वो चाह रहा है कि बाइंग करे। एक्चुअली में उसकी मजबूरी होती है कि अगर उसके पास पैसा आया है तो वो पैसे पे बैठ नहीं सकता, पैसे को रख नहीं सकता, उसको कहीं ना कहीं उसको लगाना ही पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो किसी ने एसआईपी करी है रिटेल निवेशकों ने, तो डीआईएस को बाइंग करनी ही पड़ेगी। और वहीं अगर रिटेल निवेशक जो है अपने फ़ंड को रिडीम करते हैं, वो अपने फ़ंड को या अपने फंड्स को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे डीआईएस को फिर ऑब्वियसली अपनी जो होल्डिंग्स हैं वो बेचनी पड़ जाएंगी और सेल करके उनको फिर पैसा देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो बस यही हो रहा है, बहुत से लोग अपनी जो एसआईपीज़ है उसको कैंसिल कर रहे हैं, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि होता है ना एक निवेशक वाली बात की, और कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। 15,000 आ गया निफ्टी अचानक से, अब और कितना ऊपर जाएगा। एक वो बात एक होती है जो काफ़ी लोग जिसको मानते हैं, ठीक है, कि और कितना ऊपर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सेलिंग है, ये जो फिगर्स हैं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि मुझे पता है ये ऑफिस में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है जो ये लॉजिक के साथ सेलिंग कर रहा है यहाँ पे कि और कितना ऊपर जाएगा। ये हमारे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो सेलिंग है ये हमारे इंस्टीट्यूशंस ने नहीं की है। नंबर उनके नाम के आगे ज़रूर है, बट
ये उनकी मजबूरी है कि उन्हें रिडेम्पशंस जो हो रहे हैं, उन्हें पैसे देने हैं, तो वहाँ पे उन्हें सेलिंग करनी है। उसके सामने जो मुझे एफआईआईज़ के बाइंग फिगर्स दिख रहे हैं, उसमें मुझे साफ-साफ दिख रहा है कि भई एफआईआईज़ ने खुद से खरीदारी की है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए जनरली लोग एफआईआईज़ को प्रेफ़र करते हैं, एफआईआई के डेटा पे ज़्यादा बिलीव किया जाता है। उसका रीज़न बस यही है कि जो डीआईआईज़ हैं, उन पे थोड़ी-सी लिमिटेशंस रहती हैं। तो चलो, आगे बात करते हैं निफ्टी 50 के दोस्तों। तो सबसे पहले तो इस चीज़ से आपको ये चीज़ ज़रूर समझ आ गई होगी कि ये जो सेलिंग है वो किसी बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ से या किसी एफआईआई की तरफ से हो नहीं रही है। ठीक है, ये सेलिंग जो है बस कुछ रिडेम्पशंस हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग है लोगों की, जो कि वापस भी आ सकते हैं मार्केट में कभी भी, जब उन्हें मार्केट एक और अपर लेवल पे मिलेगी तब वो वापस भी आ सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे कोई यहाँ पे चिंता की बात नहीं है, मतलब ये जो पिछले 3 दिन की सेलिंग है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मार्केट अगर नीचे आना है तो कहाँ तक आ सकता है, इस बात चीज़ की बात करते हैं। दोस्तों, ये जो लेवल है ये जो लेवल है जहाँ पे मार्केट ने, दोस्तों ये जो लेवल है 14,730 का, ये 21 जनवरी का लेवल है। यहाँ पे मार्केट ने हाई लगा के यहाँ से नीचे गिरा था। अब ये लेवल रिटेस्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम पोजिशनल शॉर्ट कर दें यहाँ पे? तो नहीं। पोजिशनल शॉर्ट आप क्यों नहीं करोगे? उसका रीज़न ये है कि अगर इस लेवल तक मार्केट नीचे भी आता है तो यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगा। अब वो इस लेवल से भी वापस भाग सकता है, हो सकता है इसके थोड़े नीचे से ऊपर जाए, हो सकता है यहीं से ऊपर चला जाए, और यही प्रॉब्लम रहती है जब मार्केट के ट्रेंड के ऑपोजिट आप ट्रेड करने की कोशिश करते हो। बहुत लोग आप में से हो सकता है ऐसे हों जो चाह रहे हो किसी लेवल पर मार्केट को सेल करना, लेकिन सेल क्यों करना है जब आपको बाइंग में पाए? अब देखो, इस तरीके के वॉयलेंट आपको गैप अप्स दिखेंगे और कभी भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको सेल क्यों करना है? तो अगर सेल करना भी चाहता है कोई, तो इंट्राडे में उसको कर सकता है, एसटीबीटी कर सकता है, कि मतलब एक दिन आपने सेल किया फिर अगले दिन उसको वापस अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करो। ठीक है, इंट्राडे के अंदर या 1-2 दिन के टाइम फ्रेम के अंदर आप सेलिंग करना चाहो तो कर लो, लेकिन एक पोजिशनल शॉर्ट मुझे लगता है यहाँ पे मार्केट में बिल्कुल भी ओपन करना समझदारी नहीं है। अब देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट मार्केट का ज़रूर है। मैं 5 मिनट के चार्ट पे अब देख रहा हूँ, कल के दिन के लिए मार्केट को एनालाइज़ करने की कोशिश करूँ। देखो, 15,070 15,080 के लगभग मार्केट का कल के दिन पे एक सपोर्ट बनना चाहिए निफ्टी के अंदर। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर निफ्टी गैप डाउन होता है, मान लो अगर 15,080 के भी नीचे गैप डाउन होता है, या फिर अगर इसी लेवल के आसपास ओपन कर होता है, ठीक है, सबसे बड़ी कंडीशन, सबसे बढ़िया कंडीशन जो हमारी रहेगी वो ये रहेगी कि इस लेवल के आसपास ओपन हो जाए, 15,080 के आसपास ही ओपन हो जाए, इसी आसपास ओपन हो, और फर्स्ट 5 मिनट की पहली कैंडल अगर ग्रीन बने ना, तो फर्स्ट 5 मिनट की पहली कैंडल के ऊपर ही बाइंग करना है, और फिर आपको निफ्टी ऊपर दिखेगा 15,150, और उसके ऊपर तक भी जा सकता है, 15,150 170 तक आपको निफ्टी दिख सकता है। और बाकी का जो डेटा है वो मतलब बाकी के जो लेवल्स हैं वो आपको लाइव मार्केट में जैसा चार्ट बनेगा उस हिसाब से अपडेट हो जाएंगे, बट उस हिसाब से अपडेट कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप या डिस्कॉर्ड पे। ठीक है, व्हाट्सएप डिस्कॉर्ड का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, खैर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, राइट। तो अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो एक सिनेरियो होगा कि मान लो अगर मार्केट कल ओपन हो जाती है 15,080 के आसपास। एक सिनेरियो और बन सकता है कि मार्केट जो है वो थोड़ी नीचे ओपन हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट जो है वो थोड़ी नीचे ओपन हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, आ जाते हैं आवरली चार्ट पे। ठीक है, अगर मार्केट कल बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हमें वहाँ पे क्या करना है? तो ये क्या हो गया इसमें? अब देखिए दोस्तों, आवरली चार्ट पे चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी आपको। अवेली चार्ट पे आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। देखो, कल अगर मार्केट फर्स्ट लेवल तो है हमारा 15,080, फ्लैट इसी के आसपास ओपन होता है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बनती है, आपको अपर साइड के लिए बाइंग करना है। सेकंड कंडीशन ये है कि मान लो मार्केट थोड़ा नीचे ओपन हो जाए, 15,000 से 15,040 या इस रीजन के आसपास कहीं ओपन हो जाए, तो फिर आपको क्या करना है? फिर अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 15,080 के ऊपर मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ। अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है और ऊपर जाती है तो 15,080 के आसपास एक शॉट ज़रूर मार्केट में बनना चाहिए, लेकिन वो शॉट करना कब है? जब आपको इंट्राडे में कोई 5 मिनट के चार्ट पे किसी टाइप की कैंडल मिल जाए, कोई बेरिश पैटर्न मिल जाए, मतलब 15,080 के आसपास कोई शूटिंग स्टार बनता हुआ दिख जाए, या फिर और भी कोई बेरिश कैंडल, जैसे अभी हमने इवनिंग स्टार पैटर्न की बात की इस वीडियो के स्टार्ट में, ऐसा कोई पैटर्न आपको बनता हुआ दिख जाए तो शॉर्ट करना है। किसी भी लेवल पे शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है, लेकिन वो पैटर्न कब बने? 15,080 पे बने। ठीक है, 15,080 पे अगर वो पैटर्न बनता है तो मैं शॉर्ट करके जाऊंगा। मेरा टारगेट यहाँ पे बन जाएगा 14,980 का। कल के दिन ये लेवल आते हुए देख सकते हो आप, लेकिन 14,980 थोड़ा बड़ा टारगेट है। तो अगर मैं 15,080 के आसपास शॉर्ट कर रहा हूँ तो पहली बुकिंग में 15,020 के आसपास ज़रूर करना चाहूँगा, और फिर उसको एक्सटेंड करूँगा आगे के जो, मतलब पहला प्रॉफिट बुक करने के बाद आगे के जो लॉट्स हैं मेरे वो एक्सटेंड में करने की कोशिश करूँगा।
निफ्टी के केस में दोस्तों उसी के साथ हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी देखो, निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा आ रही है। क्या निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा आ रही है, बट उसका रीज़न ये भी है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा चला भी है। ठीक है, बैंक निफ्टी ज़्यादा चला भी है अभी प्रीवियस कुछ टाइम से, लेकिन बैंक निफ्टी को अभी जाना ज़्यादा है दोस्तों। पोजिशनल में बैंक निफ्टी को मैं 42,000 के लेवल पे देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि बैंकिंग के कुछ अच्छे स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर के, जैसे कोटक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ठीक है, एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई, ये सब जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, इवन एसबीआई भी, ठीक है, ये सब अच्छे अच्छे स्टॉक्स कुछ आपको लेके रखने चाहिए पोजिशनल के लिए। और बैंक निफ्टी का 42,000 का टारगेट है। देखो, अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो यहाँ पे रिटेस्ट का लेवल थोड़ा डराना जरूर, मतलब डराने वाला ज़रूर है, लेकिन 32,000 का लेवल तो ये बहुत बड़ा लेवल है, तो इसकी बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कल के दिन की। कल के दिन क्या हो सकता है, कल के दिन किस लेवल पे हमें ट्रेड बनना चाहिए। हाँ, गैप अप की बात मैंने अभी निफ्टी में नहीं की है, तो अगर गैप अप होता है कल के दिन पे तो फिर नीचे आएगा 15,080 पे, तो वहाँ से बाइंग कर सकते हो। लेकिन करना जो है वो 15,080 पे करना है, उसी लेवल पे करना है। ठीक है, किसी भी लेवल पे कूदना नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे दोस्तों, आज के दिन पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा ना ट्रेड उसका बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, आज के दिन, इसीलिए मैं इस फॉल से बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ। रीज़न इसका ये है कि आज के दिन ट्रेड मैंने एसबीआई में भी लिया था, आरबीएल बैंक में भी लिया था, बट बहुत ज़्यादा उसमें कोई ट्रेंड नहीं बन पाया। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि गिरे नहीं, गिरे बिल्कुल सही, बैंक निफ्टी गिरा था वो भी गिरे, लेकिन उसमें कोई बहुत अच्छा ट्रेंड या बहुत अच्छा ट्रेड नहीं बन पाया। और ऐसा जनरली तब होता है जब बहुत हेल्दी ट्रेंड नहीं होता है, जब आपका ट्रेंड जो है वो बहुत हेल्दी नहीं होता है, कुल मिला के वो कभी भी रिवर्स हो सकता है। तो चलो देखते हैं। अब देखो, बैंक निफ्टी क्लोजिंग यहाँ पे 36,600 के आसपास है। यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ तो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक ज़्यादा है। निफ्टी के कंपैरिजन में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक ज़्यादा है। तो अगर कल के दिन पे सेलिंग करनी है तो मैं निफ्टी से ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा मैं बैंक निफ्टी को। कल के दिन अगर मुझे सेलिंग करनी है, मुझे नीचे के साइड में 36,300 और 36,000 के लेवल भी बैंक निफ्टी के अंदर दिख सकते हैं। कब, लेकिन सेलिंग कब करनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि सेल कब करना है। देखो, सेल इसको करना चाहिए तभी अगर ये गैप अप हो, बैंक निफ्टी गैप अप हो तो ही सेल करना चाहिए। ठीक है, गैप डाउन होगा तो सेल को मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि गैप डाउन होगा तो फिर 36,400 36,300 इसी लेवल से ये वापस आने की कोशिश करेगा, और फिर वापस आएगा इस लेवल तक, यानी 36,700 के लेवल तक वापस आने की कोशिश करेगा। सेल मेरे लिए आइडियल जो कंडीशन है सेलिंग की, वो बनेगी यहाँ पे। वो कहाँ पे बनेगी, 780 से 800 के बीच की रेंज जो है, ठीक है, यानी 36,780 टू 800 के बीच। फिर से अगर कोई बेरिश पैटर्न कल के दिन पे बनता है तो मैं इसको सेल करके जा सकता हूँ। नीचे के लिए टारगेट मुझे मिल जाएंगे 36,500, और आज का जो लो है वहाँ तक। आज के लो को ब्रेक करता है तब फिर गिरावट, उसमें एक नया ट्रेंड शुरू होगा। आज के लो को ब्रेक करता है तो इस लेवल की जो हमने बात की 36,000 की, वो लेवल आ सकता है। ठीक है, लेकिन सेल कब करना है आपको, सेल करना है अगर गैप अप होता है, मान लो 36,800 के आसपास, तो ही सेल करना चाहिए बैंक निफ्टी को। बाइंग करने की बात कर सकते हैं, अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो तो फिर आपको मुझे लगता है वेट करना चाहिए। बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना चाहिए, थोड़ा सा बाइंग यहाँ पे सही है नहीं। बाइंग के लिए दो लेवल्स हैं आपके पास। ठीक है, बाइंग के लिए आपके पास क्या है, बाइंग के लिए दो लेवल्स हैं। पहला लेवल तो आपका, रुको, पहला लेवल आपका, एक मिनट, बाइंग के लिए हम चलते हैं आवली चार्ट पे। ये थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा है इस चार्ट में, इस चार्ट में नॉइज़ ज़्यादा है, कुछ चीज़ें जो हैं क्लियर नहीं हो रही हैं। बाइंग के लिए चलते हैं आवली चार्ट पे। दोस्तों, बाइंग के लिए वैसे तो आवली चार्ट में जो हमें लेवल दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि वेट करना चाहिए यहाँ पे 35,400 300 का आने का पोजिशनल बाइंग के लिए। ठीक है, लेकिन कल के दिन पे इंट्राडे में अगर कोई इसमें बाइंग करना चाहता है, बैंक निफ्टी मुझे लगता है कल के दिन पे इंट्राडे में अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कन्विक्शन नहीं आ रहा। ठीक है, इंट्राडे के लिए, तो इंट्राडे में अगर मुझे बाइंग करना है तो मैं निफ्टी में बाइंग करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, और अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। उसके अलावा कोई स्टॉक अगर हमारे पैटर्न में आता है तो कल के दिन पे आपको अपडेट किया जाएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।